बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट डी इसका स्टार्ट करना था कि राख जो है टोटल कितने टाइम में वापस ज़मीन पे पहुंचती है। द राख हिट्स द ग्राउंड एट द पॉजिटिव टाइम टी फॉर विच एस इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसके लिए एस ज़ीरो होता है। ज़ाहिर है वापस आके पहुंचती है तो एस ज़ीरो होगा। द इक्वेशन 49t माइनस 4.9t स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्यों ज़ीरो है? देखो आपके पास ये जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है वो अगर एस है और ये उधर से वापस नीचे की तरफ आती है, ये माइनस एस है, तो एस माइनस एस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कवर्ड जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो उस सूरत में एस को ज़ीरो पुट करेंगे तो 49t माइनस 4.9t स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से आप इसमें से 4.9t कॉमन लें तो ये आ जाएगा 10 माइनस टी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें एक टी ज़ीरो आ जाएगा और एक टी 10 आ जाएगा। तो टी 10 और टी ज़ीरो, टी ज़ीरो पे वो ग्राउंड को हिट करती है और टी 10 पे, तो टोटल टाइम टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। ज़ाहिर है टी ज़ीरो पे तो वो उसने स्टार्ट लिया था ना, तो दूसरी दफ़ा जब वो वापस आके ग्राउंड को हिट करती है तो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड है। द ब्लास्ट अकर्ड एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो जहाँ आप कंसिडर करेंगे, एंड rock was thrown upward. It returned to the ground 10 सेकेंड लेटर, 10 सेकेंड लेटर वो ग्राउंड पर करती है। पहला यहाँ इनिशियल टाइम हमारे पास ज़ीरो था, फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन के ज़रिए ऊपर गया, यहाँ मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा, फिर वहाँ से वापस ये ज़मीन पे पहुँची, लेकिन आफ्टर 10 सेकंड। तो टी टोटल टाइम जो इसने लिया वापस ज़मीन में पहुँचने के लिए वो 10 सेकंड आ गया। अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स ना। अब आप देखना ये आपका टॉपिक है या नहीं। अगर आपका टॉपिक है तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो आगे चलते हैं। देख लेते हैं, मेरे ख्याल से इतना कोई चेंज नहीं है। Derivative in economics na, engineers use the term velocity and acceleration to refer the derivation of function describing motion. ये फिजिक्स वाले लोग करते हैं ना, फिजिक्स वाले जब फ्लूइड मैकेनिक्स में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, टू हैव अ स्पेशलाइज्ड vocabulary of for rates of change and derivatives, they call them मार्जिनल्स। यानी जो रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं उनके लिए स्पेशल टर्मिनोलॉजी है जो कि क्या है, मार्जिनल है। फिजिक्स में हम मतलब वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन और एक चौथी चीज हमने पढ़ी थी, अ, मेरे जहन से निकल गई है, चलो देख लेंगे ना, आप देख लेना चौथी चीज जो लास्ट में हमने पढ़ी थी। एक्सेलरेशन को एक दफा और डिफरेंशिएट किया था। लेकिन ये चीजें जब हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स में तो उनको हम कहते हैं मार्जिनल। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन सी ऑफ एक्स, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कहेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, is a function of x, the number of unit products. The marginal cost of production is the rate of change of cost with respect to level production, so it is dc by dx. अब मार्जिनल कास्ट प्रोडक्शन हमारे पास क्या होगी इकोनॉमिक्स में, वो क्या होगी कि वो जो हमारे पास प्रोडक्शन थी, ठीक है, सिंपल प्रोडक्शन थी, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो ये मार्जिनल कास्ट प्रोडक्शन हमारे पास आ जाएगी ना। अब मिसाल के तौर पे ये हमारे पास थोड़ा-सा इसको ऊपर ले जाते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस एक्स पॉइंट को डिनोट किया गया है, ये एक्स है और ये चेंज इन एक्स के बाद उसमें जो पॉइंट आया है, यहाँ से यहाँ तक एक्स था,
इन दो एक पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो h है, लिहाजा यहाँ से यहाँ तक टोटल x प्लस h हो जाएगा। और ये जो ब्लू कर्व है ये y इज इक्वल टू सी ऑफ x फंक्शन को डिनोट करती है, कास्ट फंक्शन को डिनोट करती है, ठीक है। तो यहाँ x है तो यहाँ फंक्शन होगा y इज इक्वल टू सी ऑफ x, और यहाँ फंक्शन आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू सी ऑफ x प्लस एच ना। अब आपके पास ये इस पॉइंट पे ये स्लोप आ गया, सॉरी टेंजेंट लाइन आ गई, मार्जिनल कास्ट आ गई, इस पॉइंट पे भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो ना। अब इसको देखते हैं। सपोज सी ऑफ एस रिप्रेजेंट द डॉलर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एक्स टन्स ऑफ स्टील इन 1 वीक। एक वीक के अंदर उसने जितने टन प्रोडक्ट मतलब बनानी है, और डॉलर में उसने रिप्रेजेंट किया है उसको। इट कास्ट more to produce x plus h tons per week, and cost difference divided by h is the average cost of production each additional टन। अब आपके पास क्या है, एवरेज मतलब रेट कैसे होगा कि आप एडिशनल जो आपके पास कास्ट है उसमें से ओरिजिनल कास्ट को माइनस करोगे और डिवाइड कर दोगे किस पे, एच पे। ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज कास्ट। अब इंस्टेंटेनियस कास्ट क्या हो जाएगा, या मार्जिनल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल कास्ट। अच्छा, अब इसमें देखिए समटाइम्स marginal cost of production is loosely defined to be extra cost of the producing one additional unit ना। यानी इस सिर्फ हम एक एडिशनल यूनिट करते हैं, उसमें ओरिजिनल कास्ट हमारे पास थी सी ऑफ एस, उसमें एक यूनिट का इजाफा करते हैं तो सी ऑफ एक्स प्लस वन, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वन। डिवाइडेड बाय एच होता है ना, तो एच की जगह पे यहाँ वन है तो यहाँ भी नीचे क्या आ जाएगा, वन। तो which is approximated by the value of dc by dx at x. This approximation is acceptable if slope of the graph of c does not change quickly near x। यानी नियर x जो है, ये जो आपके पास क्या है जी, ग्राफ ऑफ सी डज नॉट चेंज, सी के अराउंड जो ग्राफ है वो क्विकली चेंज ना हो रहा हो, तो फिर हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं ना। और the approximate work best for large values of x. Economists often represent a total cost function by a cubic polynomial alpha x cube plus beta x square plus gamma x plus delta। तो इस तरह से उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ये जो आपके पास क्या होता है, कास्ट फंक्शन, उसके लिए ये इक्वेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये है, the marginal cost dc by dx is approximately the extra cost delta c of the producing delta x is equal to 1 more unit। यानी आपके पास पहली वैल्यू क्या थी, x थी, x में एक यूनिट और आपने इंक्रीज किया तो ये x प्लस वन आ गया। अब डेल x क्या होता है, इन दोनों वैल्यूज की चेंज, यानी दिस माइनस दिस, एक्स प्लस वन माइनस एक्स करेंगे तो ये वन आ जाएगा। डेल एक्स मेरे पास क्या है, वन। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक्स है, और ये ऊपर जो है ये एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ से
टोटल यहाँ तक x+1 है और ये ऊपर f(x+1) आएगा आपके पास यहाँ, ठीक है। इसी तरह dc/dx जो है वो आपके पास ये डेल्टा सी है आपके पास, चेंज इन सी। जो चेंज इन सी कैसे आएगा, देखो आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये f(x) फंक्शन है और यहाँ से यहाँ तक टोटल ये f(x प्लस c इंटू x+1) है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी यहाँ दिस माइनस दिस करोगे तो ये चीज रह जाएगी। तो ये जो चीज होगी ये आपके पास डेल सी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल 5 है। सपोज दैट its cost c(x) is equal to this dollars to produce x radiators. When 8 to 30 radiators are produced, and that r(x) is equal to sorry, r(x) is equal to x cube minus 3x squared plus 12x, or gives the dollar revenue from selling x radiators। यानी ये आपके पास कास्ट है, ये डॉलर रेवेन्यू है। योर शॉप currently produces 10 radiators a day. Above, how much extra will it cost to produce one radiator a day, and what your estimated increase in the revenue of selling 11 radiators a day। तो आप अपने 10 से 11 रेडिएटर पे कैसे जाओगे और आप क्या करोगे उसको फाइंड आउट करने के लिए या उसको प्रोड्यूस करने के लिए। अब आप देखें, यहाँ आपके पास क्या था कि सॉल्यूशन में द कास्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग वन रेडिएटर अ डे व्हेन 10 आर प्रोड्यूस्ड इज सी प्राइम ऑफ 10, यानी उसको आप डेरिवेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो आपके पास आ जाएगा 3x² माइनस 6 टू द 12x प्लस 15, और इसमें आप 10 डालोगे किसकी जगह, x की जगह, ये 195 आ जाएगा। द एडिशनल कास्ट विल बी अबाउट $195। द मार्जिनल रेवेन्यू इज, जो रेवेन्यू है उसको आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3 टू द 6x प्लस 12, और इसमें आप डालोगे आर की उसकी जगह 10, तो ये आ जाएगा तकरीबन $252। ये आ गया। अब नेक्स्ट आगे चलें, यही दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी थी। Example 6 है, to get the feel for the language of marginal rates, consider marginal tax rates. If you marginal if your marginal income tax rate is 28% and your income increases by $1,000, you can expect to pay an extra $280 in taxes। यानी आपके पास पहले टैक्स रेट क्या है, 28% है, 100 पे आपने 20 रुपीज टैक्स देना है। योर इनकम इंक्रीजेज बाय $10,000। $10,000 से अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है तो यू कैन एक्सपेक्ट टू पे एन एक्स्ट्रा ऑफ $280 इन टैक्सेस। तो आपको $280 और टैक्सेस में देने पड़ेंगे। This does not mean that you pay 28% of your entire income in taxes. It just means that your current income level I, the rate of increase of tax T with respect to income is dt by di is equal to 0.28. You will pay $0.28 in taxes out of every extra dollar you earn. Of course, if you earn a lot more, you may land in higher taxes bracket, and your margin rate will increase. अब एक sensitivity of change.
When small change in x produces a large change in the value of the function, we say that function is relatively sensitive to change in x. The derivative f prime of x is a measure of this sensitivity. यानी ये कहते हैं कि आपके पास क्या हो, स्मॉल चेंज इन x जो हो वो लार्ज चेंज इन f ऑफ x में मतलब को प्रोड्यूस करे, एफ ऑफ एक्स में लार्ज चेंज हो तो हम कहेंगे ये रिलेटिवली सेंसिटिव चेंज है, और ये चेंज जो है मेजर होती है एफ प्राइम ऑफ एक्स के जरिए। फिर इसके बाद आपके पास है अच्छा, नेक्स्ट है एग्जांपल 7 है जेनेटिक डेटा एंड सेंसिटिविटी ऑफ चेंज। द ऑस्ट्रियन monk George George John Mendel 1822 to 1884, working with garden peas and other plants, providing the first scientific explanation of hybridization. He careful records uh, showed that if p, the number between 1 and 0, 0 and 1, is the frequency of the gene for smooth skin in peas dominant, and 1 minus p, the frequency of the gene for wrinkled skin in peas, the proportion of smooth skin peas in the next generation will be, वो next generation में जो smooth peas होंगे वो आपके पास इस रेशो में होंगे 2p इंटू 1 माइनस p प्लस p स्केयर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो तो ये 2p माइनस p स्केयर आ जाएगा। यहाँ उसने रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, ये p को रिप्रेजेंट करता है, ये 2p को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 2p माइनस p स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर इसके बाद the graph y versus p is the figure 3.19a suggests that the value of y is the more sensitive to a change in p when p is small than the when p is large. Indeed, this fact is borne, but the derivative graph in the figure, which shows that dy by dp is close to 2 when p is near 0, and choose to 0 when p is near 1. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक, मेरे ख्याल से आज का लेक्चर जहाँ तक ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं।